बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में बहुत सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उत्तरी भारत की बात की जाए या पूर्वी भारत की बात की जाए या पश्चिमी भारत की बात की जाए या दक्षिणी भारत की, तो हम लोग सबसे पहले जो भारत की विभिन्न नदियाँ हैं उसको एक नदी तंत्र के तहत अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और क्या आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर जो नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं हमेशा वो पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर समुद्री क्षेत्र में जाती रहती हैं, तो क्या महासागरीय क्षेत्र जो है उसका जो जल है धीरे धीरे नदी प्रवाहित करते करते जो वाटर लेवल है, जो जल स्तर है, उसमें वृद्धि हो जाना चाहिए। और जहाँ से नदियाँ आ रही हैं, मतलब जो नदियों का स्रोत है, जो पर्वतीय क्षेत्र में, जो हिमालयी क्षेत्र से जहाँ से भी या कोई भी ऊंचा वाला क्षेत्र जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पर जल का स्रोत जो जल है, इतनी जल की प्रवणता कैसे होती है? क्या जल हमेशा नदी जब प्रवाहित होती रहती है तो धीरे धीरे तो एक समय आना चाहिए कि जहाँ से नदी बह रही है, मतलब शुरुआत हुई है, मतलब जो नदी का स्रोत है और मुहाना जहाँ पे नदी गिर रही है, धीरे धीरे पूरा जो पानी है, जो जल है, वो महासागरीय क्षेत्र में चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो इसका जवाब आप लोग खोज लीजिएगा। और होता ही ऐसा है कि जो जल चक्र है, जो जैव मंडल होता है, जब हम लोग पारिस्थितिक तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है, जल वाष्पीकरण के फलस्वरूप जब वायुमंडल में पहुंचता है तो बादल बनता है और बादल बनने के फलस्वरूप बारिश होती है। जो जल होता है महासागरीय क्षेत्र से वायुमंडल में पहुंचा और वायुमंडल से बारिश होने के पश्चात स्थलीय भाग पर पहुंचा और नदी के माध्यम से महासागरीय क्षेत्र में पहुंचा और एक जल चक्र पूरा हो जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं, बर्फ का जमाव होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये उसी गति से सारी क्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए जहाँ से नदी का उद्गम होता है वहाँ पर जल की कमी नहीं होती, मतलब जल की उपलब्धता वैसे ही बनी रहती है। और जहाँ पर नदी जाकर के गिरती है, मतलब महासागरीय क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में, वहाँ पर भी जल का जो चक्र चलता रहता है, जो वाटर लेवल, वाटर साइकिल जो होता है, जलीय चक्र होता है, उसके माध्यम से एक संतुलन बना रहता है पूरे वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगना चाहिए, मतलब क्वेश्चन जो उठता है मन में कि जहाँ से जल आ रहा है नदी में, मतलब जो नदी में जल का स्रोत है वो समाप्त क्यों नहीं होता? तो यही है जल चक्र, इसीलिए एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहता है। तो आज हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का जो सिंधु नदी तंत्र है। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तिब्बत क्षेत्र की मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ से आगे बहते हुए आगे जा करके यहाँ पे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में प्रवेश करने के पश्चात ये आगे बढ़ती है सिंधु नदी। और इसमें इसकी एक सहायक नदी है, जो कि मुख्य सहायक नदी है श्योक नदी, और उसकी एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। आकर के सिंधु नदी में इसके दाहिने तट से मिलती है, दाहिने तट से आकर सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है, पहुँचती है, तो यहाँ से गिलगित नदी एक आकर के इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। उसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तानी क्षेत्र में पहुँचने के बाद सिंधु नदी तीव्र गति से आगे बढ़ती है और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी रहता है कुछ क्षेत्र में, तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो प्रवाह रहता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। फिर आगे प्रवाहित होते हुए यहाँ पर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है सिंधु नदी। यहाँ पर जो सिंधु नदी का जो जल है यहाँ पर अरब सागर में गिर जाता है। और सिंधु नदी इस दौरान, जो सिंधु नदी जो पूरी लंबाई अपनी तय करती है 2880 किलोमीटर की दूरी, मतलब 2880 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर मैंने बोला कि श्योक नदी सिंधु नदी के दाहिने तट से आकर के दाहिने तट पर मिलती है। किसी भी नदी का दायां और बायां तट कैसे पता करें? नदी जब जहाँ से निकलती है
जिस दिशा में जल बह रहा होता है, नदी जिस दिशा में बह रहा होता है उस दिशा की तरफ आप भी मुंह करके खड़े हो जाइए। आपका दाहिना हाथ मतलब नदी का भी दाहिना तट, आपका बायां हाथ मतलब नदी का बायां तट। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में प्रवाहित होती हैं। और भारत में वर्षा 12 महीने नहीं होता है, किसी मौसम विशेष में ही वर्षा होता है। तो आखिर जिस क्षेत्र में बारिश के अलावा जो अन्य जो समय होते हैं वहाँ पर जब कृषि की जाती है, जब फसल का उत्पादन किया जाता है, तो आखिर उन्हें जल की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो नदी या फिर नहरें, तालाब, यही सब एक माध्यम है नलकूप बना करके जिनसे कि जल की उपलब्धता हो सकती है कृषि उत्पादन हेतु। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में इसलिए भी नदी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ पर भी भारत में कृषि की जाती है, जैसे पंजाब हरियाणा वाला जो कि जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कृषि की जाती है, तो उन क्षेत्रों में नदी महत्वपूर्ण हो जाता है। नदी का अध्ययन करना, क्योंकि वहाँ पर जब नदी प्रवाहित हो रही है कौन सी, ये जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर ये सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर इन सब नदियों के माध्यम से जो जल है वो कृषि हेतु लाभदायक होता होगा, कृषि के सिंचाई हेतु। तो इसमें एक मुख्य इसकी सहायक नदी है सिंधु नदी की सतलज नदी। सतलज नदी भी सिंधु नदी के पास राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील जो कि तिब्बत के पठार के क्षेत्र में है, तो मानसरोवर झील के पास है राकसताल झील। यहाँ से सतलज नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में पहुँचती है, प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात आगे बढ़ते हुए सतलज नदी पंजाब में पहुँचती है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों को लिखा गया है, इसमें जितने नदी को दिखाया गया है, जो नदी कहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, वो अलग अलग राज्य की बाउंड्री बना दिए गए हैं। ये किसी पैमाना पर, किसी स्केल पर नहीं बनाया गया है, ये एक काल्पनिक है, मतलब कल्पना करके कि हाँ ये इसकी बाउंड्री है। ये लद्दाख की बाउंड्री बनाई गई है, ये जम्मू कश्मीर की है, और ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है, और ये पंजाब की बाउंड्री है। तो सतलज नदी जब पंजाब में पहुँचती है तो इसके बाद कपूरथला के पास उससे आकर के ब्यास नदी मिलती है। फिर सतलज नदी आगे बढ़ करके मिठानकोट के पास, सतलज नदी मिठानकोट के पास जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर सिंधु नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान इस दौरान जो सतलज नदी है, इस दौरान जो पूरी लंबाई है अपनी 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी की जो लंबाई सिर्फ भारत में पूछा जाए कि भारत में सिर्फ सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 1050 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की एक मुख्य सहायक नदी है जो कि ब्यास नदी है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर है, और उसी के पास से ही ब्यास नदी भी निकलती है। तो ब्यास नदी और रावी नदी दोनों रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। ब्यास नदी जाकर के सतलज नदी मिल जाती है, और रावी नदी 725 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात झंग के पास झेलम नदी से मिल जाती है। और ये जो कि झेलम नदी है, झेलम नदी बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से जम्मू कश्मीर प्रवेश करने के पश्चात वही झंग के पास जम्मू कश्मीर झेलम नदी से मिल जाती है, और उसके थोड़े से नीचे रावी नदी आकर के इसमें मिलती है। जो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर के में एक जगह है, शेषनाग झील है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकल करके आगे बढ़ती है, और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बाउंड्री पर से, इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर से होते हुए कुछ दूरी तक आती है। उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और इसमें फिर आकर के अन्य जो इसकी सहायक नदियाँ हैं बाएं तट से मिलती हैं, जैसे चेनाब और रावी। फिर आगे बढ़ करके जो झेलम नदी है, इन सब नदियों के जल को लेकर के सतलज नदी में मिल जाती है। और ये भारत की जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी तंत्र है और उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। ये शब्द हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, पंचनद। पंचनद क्या होता है? भारत विभाजन के पूर्व, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पूर्व जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी पंजाब यहाँ पर है, और ये भारत का पंजाब है। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के पूर्व जो पंजाब प्रांत था, इसमें जो 5 नदियाँ बहती थी उसे ही पंचनद के नाम से जाना जाता है। इसमें थी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ध्यान दीजिए, इसमें सिंधु नदी को नहीं गिना जाता है। पंचनद में सिंधु नदी नहीं था, बल्कि सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों में सतलज और इसकी जो अन्य सहायक नदियां, सिर्फ इन्हीं 5 नदियों की बात की जाती है पंचनद में। इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं रहता है।